हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास में आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट है, 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी? अंग्रेजों ने हार मान ली, मराठा हार गए, रतनपुर ने सभी मराठा मांग को स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। लड़ाई अनिर्णायक रही। तो क्या था? मराठा हार गए थे, ठीक है, सीताबर्डी की लड़ाई में। दिसंबर 1817 के समय सीताबर्डी का युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई और अंततः मराठों को अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सीताबर्डी का युद्ध कब हुआ था? 1817 में, ठीक है, आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों के लिए जाने वाले कर का नाम क्या था? जमींदारों के लिए कर, ठीक है, ओवरी, मालगुजारी, सेवई या टकोली। सारे कर एक साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, पर आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ठीक है। आंसर हो जाएगा टकोली। टकोली ली जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य है जिससे इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहेब को अंग्रेजों ने पराजित किया। अप्पा साहेब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया। अप्पा साहेब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया गया और 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंस ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की अल्पवयस्कता या अवयस्कता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ओके। मेन अंग्रेजों का शासन का क्या कारण था कि रघुजी तृतीय तब अल्पवयस्क थे। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की थी? तो कैप्टन सैंडिस ने 1826 और 1828 में दो ताहूतदारियां की थी। 1826 में लोरमी को किया था और 1828 में तरेंगा को किया था, ठीक है। तो ये लोरमी और तरेंगा नामक दो ही ताहूतदारियां बनाई थी और संजारी, सिरपुर, सिमगा, सिहावा इनमें से कोई भी नहीं था, ठीक है, लोरमी और तरेंगा। तो ये क्वेश्चन विलोपित भी हो गया था। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? किसके शासक के अधीन था अंग्रेजों का शासन शुरू होने से पहले अप्पा जी के अधीन था, ठीक है। अप्पा जी भोसले का शासनकाल अप्पा जी भोसले का शासनकाल 1816 से 1818 तक रहा। 1818 तक रहा, अर्थात इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय अप्पा साहब भोसले के अधीन था। और अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? अंग्रेजों से ठीक पहले किनका शासन था? मराठा का शासन था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, मराठा। अगला है, बस्तर और करोद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? किसका पूछा है? बस्तर और करौद, ठीक है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा सैंडिस। सैंडिस के टाइम में क्या हुआ था? बस्तर और करौद में विवाद हुआ था, ठीक है। बस्तर, कांकेर और जयपुर करद राज्यों के बीच विवाद का समझौता किया था। करद राज्य मतलब जो इनके करद राज्य मतलब जो इनको कर देते थे, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय के शासनकाल के समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई थी। सती प्रथा का उन्मूलन, धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह, नरबली प्रथा पर रोक, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। पूछा है, घटना नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसमें से कौन सी घटना नहीं हुई थी? सती प्रथा, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर इनके काल में नहीं आए हैं। वो कब आए हैं? महिपतराव दिनकर के काल में, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन, धंधा, गोड़ राजा का विद्रोह, नरबली पर रोक, ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन। तो ये आगमन कब हुआ था? सन 1790 में, महिपत राव दिनकर के टाइम में। अब अगला है, देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन देख लेते हैं। 1831 में हुआ है। धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह 1930 में हुआ है। नरबली पर रोक 1843 से 45 में लगा है। और ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर का छत्तीसगढ़ आगमन वेंको जी भोसले के शासनकाल में हुआ 1790 में, ठीक है। इस क्षेत्र को कब जिल्हा कहा जाता था और प्रशासकों को जिल्हेदार, ठीक है। जब ब्रिटिश शासन से
ये वापस मराठों के हाथ में गया था। मतलब रघुजी तृतीय जब वयस्क हो गए तो उन्होंने जो अपना शासन था वो किसके माध्यम से किया था? जिलेदारों के माध्यम से किया था, ठीक है। जिलेदारों के माध्यम से किया था। और ये कब से कब तक रहा? 1830 से 1854 तक रहा, क्योंकि 1818 से 1830 तक तो सुपरिटेंडेंट ने शासन किया। फिर उससे पहले ये लोग करते थे सूबेदार, और फिर 1830 से 54 तक जिलेदार करते थे, ठीक है। अब जिलेदारों के नाम पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है, तो जिलेदारों के नाम और क्रम यहाँ पे है। कृष्ण राव अप्पा, अमृत राव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव, सखाराम बापू, गोविंद अप्पा और गोपाल राव अप्पा, ठीक है। कृष्ण राव अप्पा, रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में अपना शासन जिलेदारों के माध्यम से किया। तो पहले थे कृष्ण राव अप्पा, अमृत राव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुक राव, सखाराम बापू, गोविंद अप्पा, गोपाल राव अप्पा। इसे आप एक सुर में याद करने की कोशिश करें कि एटलीस्ट अगर सीक्वेंस से सवाल आता है तो हम क्या करें, उसको हैंडल कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से कृष्ण रावप्पा पहले जिलेदार हो गए और गोपाल रावप्पा अंतिम जिलेदार। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किन की नियुक्ति हुई थी? अब भी मैंने बताया, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब अगला है, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? अभी ऊपर में बताया था कि गोपाल राव अप्पा कौन थे? अंतिम जिलेदार थे, ओके। छत्तीसगढ़ में जिलेदारों की नियुक्तिकर्ता कौन थे? कौन थे? वही थे जिनकी अल्प अल्प वयस्कता के कारण इसकी छत्तीसगढ़ में अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने शासन किया था, ठीक है, रघुजी तृतीय। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन काल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं रहा है? तो कृष्ण राव अप्पा रहे हैं, गोविंद राव अप्पा रहे हैं, केशव गोविंद, इंदुक राव रहे हैं। केशव गोविंद कौन थे? सूबेदार थे कब? मराठा शासन में, ठीक है, व्यंको जी भोसले के टाइम में। और केशव गोविंद वही सूबेदार हैं जो 1897 से सॉरी 1797 से 1808 तक, मतलब 7-8 तक रहे सूबेदार। सबसे अधिक समय तक जो सूबेदार रहे केशव गोविंद थे। अगला है, रघुजी तृतीय के शासन काल में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह, मुड़िया मुड़िया या मुड़िया विद्रोह। रघुजी तृतीय के शासन काल में कौन सा विद्रोह हुआ था? धमधा का विद्रोह हुआ था, ठीक है। बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह और मुड़िया या मुड़िया का विद्रोह। तो देखिए इसमें आंसर जो मुड़िया विद्रोह है वो कब आता है? 1876 में आता है, ठीक है। 1876 में आता है मुड़िया विद्रोह। और बाकी जो तीनों विद्रोह हैं, धमधा, बरगढ़ और तारापुर, ये इन्हीं के काल में हुए विद्रोह हैं। रघुजी तृतीय के शासन काल को एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। रघुजी तृतीय छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय का शासनकाल 1830 से 1854 तक रहा। इस समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित विद्रोह हुए थे: धमधा, बरगढ़, धमधा के गौड़ जमींदार का विद्रोह 1830, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह 33, तारापुर का विद्रोह 1842 से 1854, मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 से 1863, जबकि मुड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1876 में हुआ था। तो धमधा, बरगढ़, तारापुर और मेरिया ये सब हुए थे कब? रघुजी तृतीय के काल में। अगला है, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित में से ताहूदारी नहीं थी। कौन सी नहीं थी? सिरपुर, संजारी, लोरमी, तरेंगा। तो देखिए जो सिरपुर संजारी जो संजारी है वो कब थी? नहीं थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सत्ता से पूर्व कब? मतलब ब्रिटिश सत्ता मतलब टोटल ब्रिटिश सत्ता पूछ रहे हैं, ठीक है। लोरमी और तरेंगा जो सैंडिस के काल में बना है, तब इनडायरेक्ट शासन तो मराठों का ही था। मतलब अब भले ही सुपरिटेंडेंट के माध्यम से अंग्रेजों ने शासन किया, पर वो मराठाओं के बदले शासन कर रहे थे, ठीक है। मतलब अल्टीमेट शासन ब्रिटिश सत्ता कब आया? 1854 के बाद आया, ठीक है, जब डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर को भी हड़प लिया गया था। तो लवन, सिरपुर, लोरमी, तरेंगा ये सब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में हुए थे, जबकि जो संजारी वो 1858 में हुआ था। और 1858 में चार्ल्स इलियट के द्वारा संजारी को मतलब संजारी की स्थापना की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन काल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? कृष्ण राव अप्पा, गोविंद राव, केशव गोविंद, इंदुक राव। अभी ये क्वेश्चन था, केशव गोविंद नहीं रहे, वो कौन थे? सूबेदार थे।
अगला, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? रघुजी तृतीय थे। ठीक है। अब धमधा के गोंड शासक का विद्रोह क्या है? धमधा के गोंड जमींदार थे। कारण क्या रहा? जिलेदार के शोषण कार्य से असंतुष्ट होना। मतलब वहाँ के जो गोंड राजा थे, जो जिलेदार वहाँ पे नियुक्त हुआ था कृष्णराव अप्पा, तो उन कृष्णराव अप्पा क्या थे, वहाँ के लोगों को लेके बहुत ही शोषणकारी थे। ठीक है। वहाँ के लोगों से बहुत ही ज्यादा टैक्स ले रहे थे। तो इसका दमन हो गया था। कृष्णराव अप्पा ने अंग्रेजों के सहयोग से दमन किया था। ठीक है। अरे यार। अब अगला है, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? कमाविंसदार, सूबेदार, फडणवीस या फिर पटेल। ठीक है। तो अधिकारी है परगना अधिकारी कमाविंसदार। परगना पद्धति के सूत्रधार भिंबाजी भोसले थे, किंतु परगना पद्धति को लागू करने वाले सूबेदार विठ्ठलराव दिनकर थे। ठीक है। यह परगना मराठा शासन का एक अंग था, जिसके प्रमुख को कमाविंसदार कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन था? कमाविंसदार था। अगेन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। मराठों ने भू राजस्व का तहशाला बंदोबस्त लागू किया। मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया। मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मराठों ने खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। ठीक है। अगला है, इस राज्य में मराठा शासन में मोकासा ग्राम का क्या अर्थ था? मोकासा ग्राम का अर्थ था दान में दिया गया ग्राम। जो भी मतलब मराठा शासक थे, वो जो गांव दान में देते थे, उसे क्या कहा जाता था? मोकासा ग्राम कहा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी और उसका दायित्व सुमिलित है? कमाविंसदार नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन, बढ़कर परगना के आय व्यय का हिसाब रखना, बरार पांडे परगना के लेखा अभिलेखों की सुरक्षा, फडणवीस परगना के राजस्व अभिलेखों की सुरक्षा। तो देखिए यहाँ पे जो कमाविंसदार है, इसको अधिकार दिया गया था नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का। ठीक है। इसको देखते हैं डिटेल में, कौन से अधिकारी का क्या क्या काम था। भोसला शासकों ने अपना शासन संचालित करने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति की। इन पदों का विवरण इस प्रकार है। जैसे सूबेदार थे, सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो भोसला शासकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। यह सैनिक, दीवानी और फौजदारी मामले का विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। अगला देखते हैं, कमाविंसदार परगना का सर्वोच्च अधिकारी, जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी था। अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वहन करता था। गौटिया एक ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद था, जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन था। यह कलचुरी कालीन पद था, जो मराठा काल में भी यथावत बना रहा। अगला है, पटेल मराठा काल में सृजित नया पद था, जो लगान के निर्धारण व वसूली में सहायता करता था। अगला है, फडणवीस क्या करते थे? आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखाधिकारी होता था। अगला है, बरार पांडे। यह प्रत्येक गांव के कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। फिर आता है पंडरी पांडे, मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी होता था पंडरी पांडे। ठीक है। पोतदार, यह राजकोष का अधिकारी था, जो परगने के आय व्यय का हिसाब रखने अर्थात खजांची के रूप में कार्य करता था। फिर आता है बड़कर कौन था? परगने की सामान्य स्थिति की सूचना कमाविंसदार को देता था। कोटवार कौन था? गौटिया एवं पटेल का सहयोग करना कोटवार का काम था। आज भी गांव में कोटवार होते हैं, जो कुछ भी चावल मिलना रहता है या फिर मिट्टी तेल मिलना रहता है, तो क्या करते हैं, पूरे गांव में अनाउंस करते हैं, उसी को कोटवार कहते हैं। फिर पौनी भी एक पद था। ठीक है। ये विशेष सेवादार होते थे। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना, बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब रखना। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है। फडणवीस को क्या करते थे? आय व्यय का हिसाब रखते थे, बिल्कुल है। बढ़कर क्या करते थे? लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करते थे। बरार पांडे क्या करते थे? सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करते थे।
बरार पांडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करते थे, ये गलत है। ये क्या करते थे? कृषि उत्पाद के आधार पर लगान का निर्धारण कर देते थे। कृषि उत्पाद के आधार पर लगान का निर्धारण। फिर बोधदार परगने की आमदनी की हिसाब रखते थे। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान आय और व्यय का हिसाब रखा? आय व्यय का हिसाब कौन रखता था? फडणवीस रखते थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, फडणवीस। अगला है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का क्या अर्थ होता था? अभी हमने बताया। पौनी कौन होते थे? एक तिहाई हिस्सा, विशेष समय, विशेष सेवादार, हथियार। तो देखिए, ये विशेष सेवादार होते थे। अब अगला है मराठा कालीन परगनों में से बंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? बंदी व्यवस्था, बंदी व्यवस्था। ठीक है, राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन या शिक्षण संस्थाएं। तो किससे संबंधित था? ये पुलिस व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, मराठा काल में कमामिसदार के अधीन से बंदी होते थे। सेबंदी जो गांव, कस्बों व नगर में पुलिस चौकियों में रहते थे। ठीक है, ये सेबंदी व्यवस्था है। सेबंदी व्यवस्था, सेबंदी व्यवस्था। छत्तीसगढ़ की राजस्व प्रणाली में डैश का पद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया गया जब उन्होंने शुरू में छत्तीसगढ़ को नियंत्रण में किया था। गौटिया, पटेल, अमीर या पंड्या, कौन सा पद था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आंसर है इसका बी, पटेल। ठीक है, पटेल पद को क्या किया था? अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। अगला है रायपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? मराठी, मोड़ी, उर्दू। तो मराठी का करते थे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमामिसदार को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? टीका और नजराना कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार हमने 30 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है और रोग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ विद्यालय आए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।